हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और इसी के साथ वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। और आज के इस क्लास के अंदर हम हमारी दूसरी पोइट्री करने वाले हैं जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। बहुत ही प्यारी सी पोम है। इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो कि शायद हमारे मतलब जो राइटर हैं हमारे, वो मैसेज जो है ना वो हमारी सोसाइटी को देना चाह रहे हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हम भी जो स्टूडेंट्स हैं हम भी इस सोसाइटी का पार्ट हैं। और ऑब्वियसली अभी तुम 12th में आगे जाकर के तुम्हें सोसाइटी का पर्टिकुलरली बोला जाए तो सिटीजन्स बन जाओगे, तो तुम्हारे लिए भी ये चैप्टर वैसे तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़े हायर लेवल पे बात करें, सीखने के लेवल पे बात करें, कुछ बच्चे बोलेंगे एग्जाम के लिए भी तो जरूरी है। हाँ, एग्जाम के लिए भी जरूरी है। स्वागत है आप सभी का क्लास में। फिर से जल्दी से क्लास में सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे। क्लास 12 टर्म 2 के लिए हम लोग जो है एम करके चल रहे हैं। ये है आज का हमारा वन शॉट क्लास जिसके अंदर इस चैप्टर के हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वो सभी एस्पेक्ट्स क्या हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वो सभी एस्पेक्ट्स ये हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ आज की क्लास में। वेट अ मिनट, हाँ जी। मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास के अंदर, ठीक है, हम लोग ये सभी चीजें कवर करेंगे। उन सभी चीजों में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहला है आपका अबाउट द पोएट। जैसे कि मैं हर एक क्लास में तुम्हें बताते आ रही हूँ, प्यार से समझाते आ रही हूँ कि अबाउट द पोएट आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने बोला ना, कला को पहचानने से पहले उसके कलाकार को समझना जरूरी है, तो आप कला के बारे में अच्छी जानकारी रख पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, व्हाट डज दिस पोएम एक्चुअली, व्हाट मैसेज डज दिस पोएम एक्चुअली कंटेन। उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसको लिखा किसने है, क्या माइंडसेट से लिखा है ना। हम पोएट के बारे में भी जानेंगे और ये सिर्फ हमारी पोएम की इनडेप्थ नॉलेज के लिए ही नहीं हेल्प करता है, बल्कि इनफैक्ट वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने आंसर्स को भी अच्छे से लिख सके, है कि नहीं। उसी के साथ हम जब पोएट के बारे में जान लेंगे फिर हम आएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे और हम जानेंगे कि ये पोएम जो है वो किस बारे में है, क्या मैसेज है इस पोएम के अंदर। हम एक समरी, हम थीम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे एंड देन फिर हम लाइन बाय लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर हम समझेंगे हमारी ये पोएम क्या है, इसमें क्या बात हो रही है, एवरीथिंग। और फिर हम आएंगे हमारे पोएटिक डिवाइसेस पर। ये भी तो जरूरी है यार, पोएटिक डिवाइसेस हमें जानना जरूरी है कि हमारी पोएम एक्चुअली बनी कैसे है। वरना यार पोएम में और कहानी में फर्क रह जाता है, कुछ भी फर्क नहीं रह जाता। आप पोएम बोलो या आप कहानी बोलो, जब तक उसके अंदर डिवाइसेस नहीं होंगे तो वो एक नॉर्मल पैराग्राफ ही रह जाएगा। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो एक नॉर्मल पैराग्राफ को एक कविता का रूप देने में मदद करते हैं। वो सब जानने के बाद, ये तो सब कुछ तुम्हारी पोएम की नॉलेज से रिलेटेड है, वो सब जानने के बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं इस पोएम से रिलेटेड। आई होप सभी स्टूडेंट्स मेरे तैयार हैं अच्छे से बढ़िया से क्लास को शुरू करें। आर यू गाइज रेडी, फुल एनर्जी के साथ। तो क्लास में अगर कोई भी डाउट लगे, कुछ ना समझ में आए, तो ये मत सोचना कि ये डाउट मैं कैसे रिजॉल्व करूं, कहाँ पे पूछूं, क्या करूं। कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना। आपकी और मेरी बात करने का वो एक जरिया है जहां से हम हमारा कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डाउट लगता है बेटा, वहां पर अपने कॉमेंट्स पूछो। मैं खास तौर पर एक एक कमेंट का ध्यान रखती हूँ, उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। अगर कोई डाउट होगा और अगर डाउट आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट्स में पूछना, आपको वहां पर समझा दिया जाएगा, डाउट का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में जानेंगे। पहले तो आप देख लो भाई, ये है आपकी पोएट आज की, जिनका नाम है एड्रियन रिच, ठीक है। इन्होंने ये पोएम लिखी है। अब ये कहाँ की रहने वाली है, ये बाल्टीमोर की रहने वाली है, ठीक है। मैरीलैंड यूएसए, 1929 में इनका जन्म हुआ था, बहुत पहले की बात है। एक्चुअल में ना, ये अगर इनके लाइफ के बारे में बात करूं तो ये अपने आप से अपनी लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि ना, ये इन्वॉल्व थी। इनकी लाइफ का एक बहुत मेजर हिस्सा जो है वो इन्होंने डिवोट किया था, किसके लिए, औरतों के लिए। आप समझ सकते हो कि औरतें, अब आज के जमाने में अगर हम बात करें, हम इतने भी ज्यादा सप्रेस नहीं है, हाँ है कुछ हद तक, लेकिन पहले के मुकाबले अगर मैं आज कंपेयर करूं तो हमें थोड़ा सा जो जमाना है वो बदला है, लोगों की सोच खुली है, औरतें अपना आगे बढ़ चढ़ के हर एक चीज में हिस्सा लेती हैं, अपनी आवाज उठाती हैं। लेकिन आज से पहले तो ऐसा नहीं था। थोड़े टाइम पहले की बात करते हैं, अगर हम अपने मम्मी पापा की बात करें, चलो उससे भी थोड़ा पहले चलते हैं, दादा दादी की बात करें, तो आप ना उनसे बात करोगे और उनके टाइम पे कैसा था उस बारे में बात करोगे, और अगर आज हमारे सोसाइटी में आज की औरतों की स्थिति के बारे में बात करोगे तो आपको बहुत बड़ा एक फर्क देखने को मिलेगा।
है कि नहीं? और ये जो है एड्रियन रिच, ये शायद उसी टाइम से और लगभग उसी टाइम से आती है। सो ये इन्होंने ना इस पोएम के अंदर एक मैरिड लाइफ में एक औरत को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, उसको हाईलाइट किया है, उसके बारे में ये बात करती है। अपने आप, जैसे कि मैंने बताया, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वुमेन्स एम्पावरमेंट में, है ना, कि औरतों को आगे बढ़कर अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। अगर वो नहीं बता पाती हैं तो इन्होंने एक ना बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास किया है, मेहनत करी है, एक ट्राई किया इन्होंने, बहुत ही सक्सेसफुल रहा वो, जबकि कि वो इस पोएम के माध्यम से लोगों को बता सके, हम जैसे लोगों को, बाकी लोगों को जो शायद नहीं समझते इस बात को, बता सके कि भाई एक शादी का ना बहुत प्रेशर, बहुत एक आप कहो तो हम जो सोचते हैं ना कि हाँ मैरिड लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, उसका एक बहुत ही कड़वा सच वो हमारे सामने रखना चाहती है कि एक औरत को किस किस चीज से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में वो इस पोएम में बात कर रही है। तो एक्चुअल में आप समझ सकते हो कि आपके पोएट का कहीं ना इंटरेस्ट है इसमें। आपका पोएट जो आज ये पोएम लिख रहा है, आर्न जेनिफर स्टाइगर्स, वो कहां से आता है, अगर हम समझ गए ना हमारा कलाकार कहां से आता है, तो आप उसकी कला को समझ पाओगे। तो ये जो कलाकार है हमारा, ये खुद भी इसमें बहुत बिलीव करता है, इस मूवमेंट में, औरतों के लिए जो मूवमेंट है इसमें बिलीव करता है, तो वो पोएम भी वैसे लिख रहा है कि नहीं? चलो, सो हम हमारे इस पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। सो शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, ये खास तौर पे जानी जाती है अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए। किस चीज में? इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियरिस्ट। सो शी इज अ पोएट, शी इज अ थियरिस्ट, है ना, और ये जानी जाती है कि इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन वुमेन्स मूवमेंट, कि औरतों को आगे बढ़ चढ़ के अपना, आप होता है ना कि अपनी आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings as well. साथ ही साथ strong resistance, resistance का मतलब क्या होता है? विरोध करना। जब आप किसी चीज के साथ अग्री नहीं करते, आप विरोध करते हो ना कि हम इसके खिलाफ हैं, तो ये कह रहे हैं कि a strong resistance किस चीज के खिलाफ थी? रेसिज्म, मिलिटरिज्म के खिलाफ थी है। और इनका यही जो इनका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो विरोध है कि नहीं भाई रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ये चिल्ला चिल्ला कर कहती थी इस बात को अपने काम के जरिए। आप इनकी अगर पोएम्स पढ़ेंगे, आप इनकी बाकी चीजें एसेस पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दिस पर्सनैलिटी, ये अपने आप में एड्रियन रिच जो है, ये इन सबके खिलाफ थी कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब हम बोलते हैं कि कर्ता धर्ता, घर को चलाने वाला एक मर्द होता है, उसके बाद औरतों को तो हम काउंट भी नहीं करते, कि औरत का तो एक्चुअल में कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। बाहर की सारी हम बोलते हैं ना एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि घर में चूल्हे चौके पे बैठना चाहिए औरतों को, घर के काम संभालने चाहिए, बच्चों को पालना चाहिए। बाकी जो दुनिया को रूल कर रहा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है जो आदमियों को ये दर्जा देती है कि जो दुनिया को रूल कर रहा है, जो दुनिया को संभाल रहा है, जो काम कर रहा है, जो घर में रोटी लेकर आ रहा है ना, वो मर्द है, वो एक आदमी है, वो एक मेल है कि नहीं? सो उनकी ज्यादा सुनी जाती है, औरतों की आवाज तो उनकी आवाज को मैच ही नहीं कर सकती। तो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो इस नोशन को ब्रेक करना चाहती है, और ये आपको ना उनके काम में दिखेगा, है कि नहीं? और ये उनका एक खुद का लिखा हुआ, उनकी लिखी हुई एक पोएम है, इसमें भी उसी के बारे में बात हो रही है। द पोएम आर्न जेनिफर स्टाइगर्स addresses the constraints, वो दिक्कतें, ये पोएम बताती है उन दिक्कतों के बारे में जो एक मैरिड लाइफ में एक औरत को झेलनी पड़ती है, उसके बारे में पोएम बात करती है। अब आप समझ पा रहे हैं अपने पोएट को, आप समझ पा रहे हैं एड्रियन रिच को, तो अब आप बहुत आसानी से इनकी पोएम को भी समझ पाओगे। तो हम शुरू करें इनकी पोएम को, चलिए। सो गाइस हम शुरू करते हैं, और मैं पोएम शुरू करने से पहले मैं पोएम का एक पूरा छोटा सा समरी आपको देना चाहती हूँ। मैं आपको समझा देती हूँ कि इसकी थीम क्या है। सो बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरी तरफ से एक प्रो टिप है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैठे रहते हैं ना एक आखिरी मोमेंट तक, जो अभी भी क्या बताया था मैंने, अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें खुशी मिल रही है। जब कोरोना की 4th वेव उठती हुई हम देख रहे हैं तो उन्हें खुशी मिल रही है, वाओ कोरोना वापस आ रहा है, भगवान बस एग्जाम कैंसिल हो जाए। सो देखो अब एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना, वो ऐसे दोस्त के सहारे बैठे रहते हैं जो उन्हें एक रात पहले पढ़ा दे, रटवा दे, उन्हें समझा दे, उन्हें मार्क्स दिला दे, उन्हें पास करवा दे।
ऐसे दोस्तों को शास्त्रों में कहते हैं भगवान, तो हम वही भगवान है, ठीक है। अगर एक रात पहले भी बैठ करके इस वीडियो को देखोगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन पूरे बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, ये जरूर ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है और कोई क्वेश्चन ऐसा लग जाए कि उसमें नहीं समझ में आ रहा आंसर कैसे लिखें, तो वहां पर 3 चीजों को हमेशा मेंशन करना है। द राइटर ऑफ द चैप्टर, वो आपका पोएट भी हो सकता है, ऑथर, जो भी कहना चाहो, थीम आपके चैप्टर की, और कैरेक्टर स्केच। तो इसके अंदर ना आपके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके अंदर आंट जेनिफर एक कैरेक्टर है और उनके टाइगर्स, 2 लोगों के बारे में बात हो रही है। इसकी थीम क्या है कि एक दिक्कत, कौन सी दिक्कतें एक औरत को अपनी शादीशुदा जिंदगी में देखनी पड़ती हैं, ये इसकी थीम है, ठीक है। अब इसके बारे में, ये थीम भी हो गई, राइटर भी एड्रियन रिच है, तीनों चीजें कवर हो गई है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि पोएम में पूरी कहानी क्या है। सो देखो, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी। अब बेटा आंट जेनिफर ना ऐसा नहीं सच में कोई आंटी है उनकी, जिन आंटी की कहानी वो बता रहे हैं। आंट जेनिफर तो एक जरिया है, और उस जरिए को इस्तेमाल करके वो हमारे समाज में हर एक औरत को एक मैसेज दे रही है, हर एक औरत का एक हाल बताने की कोशिश कर रही है कि ये हाल हमारी सोसाइटी में हर एक औरत का होता है कि नहीं। तो आंट जेनिफर ना एक सिंबल आप समझ सकते हो जो हमारे पूरे सोसाइटी में सभी औरतों को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो देखो, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी whom she addresses as Aunt Jennifer. She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth which could be a tablecloth or a wall hanging. तो वो बता रही है कि आंट जेनिफर जो है वो ना क्या कर रही है, वो कढ़ाई बुनाई कर रही है एक टेबल के कपड़े पर, या फिर आप वॉल हैंगिंग, मतलब एक कपड़े पर वो कढ़ाई बुनाई कर रही है। वो टेबल का कपड़ा हो सकता है, वॉल हैंगिंग हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर ना कढ़ाई बुनाई जो है ना अपने आप में ये एक ना बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। कैसे पार्ट है सिग्निफिकेंट? ये एक ऐसी चीज है जो ना औरत की इमेज के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। कैसे? अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आता, शी कैन नॉट बी अ परफेक्ट वाइफ, वो घर नहीं संभाल सकती। तो ऐसे होता है ना कि अगर जैसे शादियों के टाइम पे लड़कियों को लेकर के जाते हैं तो क्या पूछा जाता है, कढ़ाई बुनाई आती है? हाँ आती है। खाना पका लोगे? हाँ पका लोगे। बढ़िया है, पूरा घर संभाल लेगी। एक क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं ना सुघर नारी, यही बोला जाता है, हाँ यही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो और जो ये नहीं करती है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, यार ये तो पढ़ी लिखी है, तो फिर जबान लड़ाएगी, ये तो घर डूब जाएगा। सो एम्ब्रॉयडरी अपने आप में एक ऐसी कला है जो एसोसिएटेड है विमेनहुड के साथ, कि औरत है तो एक कढ़ाई बुनाई आनी चाहिए। अब ऐसा ही है हाल कि हमारी जो लेडी है, हमारी जो आंट है जेनिफर, वो कढ़ाई बुनाई कर रही है और वो एक कपड़े पर कुछ बढ़िया सा कढ़ाई कर रही है ना। अब वो कपड़ा कुछ भी है, टेबल क्लॉथ या वॉल हैंगिंग हो सकता है। शी हैज डिजाइन्ड इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स। अब उस कपड़े के ऊपर वो जो पैनल है उनका, वो जो इतना पीस ऑफ क्लॉथ है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे तुम्हारे मुझे माफ करना, मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही गंदा वाहियात सा कोई एक मैं टाइगर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो वो ना, हाँ ये लो टाइगर की मूछें भी आ गई, ये तुम्हारा टाइगर, भाई प्लीज मुझे माफ करना, ठीक है। आई नो ये टाइगर बहुत गंदा सा दिख रहा है। सो ये तुम्हारा टाइगर है, ठीक है, ऐसा सा कुछ दिख रहा है। तो ये पैनल है तुम्हारा जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और उस पैनल के ऊपर उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब क्या है, वो टाइगर्स जो है ना, दे आर रनिंग फ्रीली इन द ग्रीन फॉरेस्ट। तो एक्चुअल में क्या है, वो यहाँ पर अपनी अपनी कला, आप यहाँ पर एक और चीज समझना बेटा, आर्ट एंड आर्टिस्ट। आर्ट क्या है? आर्ट है उनका ये पैनल जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, एंड आर्टिस्ट कौन है? आंट जेनिफर हमारी आर्टिस्ट है। सो यहाँ पर वो एक्चुअली क्या बताना चाह रही है गाइस, वो यहाँ पर बोल रही है कि हमारी जो आंट जेनिफर है वो उनको डिस्क्राइब करती हैं। और आपको यहाँ भी समझना पड़ेगा, आपकी 3 पैराग्राफ्स हैं, आपके पास 3 स्टैंजास हैं, और तीनों स्टैंजा ना अपने आप में अलग अलग बातें कर रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा बात करता है आंट जेनिफर के आर्ट के बारे में, विच इज उनके टाइगर्स जो वो ड्रॉ कर रही हैं, जो वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, है ना। फिर सेकंड स्टैंजा बात करता है आंट जेनिफर के बारे में, एंड थर्ड स्टैंजा कॉन्ट्रास्ट या कंपेयर करता है आंट जेनिफर की स्थिति को, उनकी स्टेट को, और उनके टाइगर्स की स्टेट को। तो ये है। अब क्या है, अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे डिस्क्रिप्शन है कि आंट जेनिफर क्या कर रही है, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग एंड शी इज एक्चुअली एम्ब्रॉयडरिंग ब्यूटीफुल, वो डिजाइन कर रही है बहुत ही ब्यूटीफुल टाइगर्स जो कि क्या है, जो कि जंगल में घूम रहे हैं। अब उनके टाइगर्स कैसे हैं, उन्होंने ना उन टाइगर्स को, शी हैज डिस्क्राइब्ड देयर ब्यूटी बाय कंपेयरिंग देम विद अ प्रीशियस येलो स्टोन। वो बता रहे हैं कि उनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत सुंदर हैं दिखने में, है ना, येलो टोपाज की तरह। टोपाज एक तरीके का जेमस्टोन होता है, पत्थर। ऐसे सुना होगा ना तुमने, ज्योतिषी वगैरह के पास जाओ तो वो पत्थर वत्थर ऐसे बता देते हैं कि अंगूठी पहननी है ना, उसमें पन्ना ग्रीन कलर का होता है
और एक मोती पर्ल, है ना, ऐसे बताते होंगे, तुमने देखा होगा घर में कि अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो व्हाइट कलर का पर्ल पहन लो, ये अलग अलग। सो एक जेमस्टोन होता है येलो कलर का, उसे टोपाज बोलते हैं, और वो बहुत ब्राइट येलो कलर एंड ऑरेंज सा होता है। सो उसके साथ कंपेयर भी करा, मतलब आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ में टाइगर्स के बारे में बता रहे कि टाइगर्स बहुत ही ब्रेव हैं, बहुत ही ज्यादा, और किसी से डरते नहीं हैं, और अपनी मैजेस्टिक है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो वो प्राउड होकर के एकदम येलो ब्राइट कलर है उनका, एकदम टोपाज पत्थर की तरह, और वो फियरलेस हैं, और वो इधर से उधर अपने जंगल में घूम रहे हैं। She says that they appear bright yellow, ठीक है, green backdrop of the forest। वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर ने जो अपने पैनल, अपने कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करी है, उसमें ना पीछे पूरा का पूरा ग्रीन कलर का जंगल है, उसके आगे उन्होंने येलो कलर के, अपने बहुत ब्राइट येलो कलर के टोपाज जैसे, पत्थर जैसे येलो कलर के उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, ठीक है। दे आर फियरलेस, अब वो टाइगर्स बहुत ही फियरलेस हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। वो इनफैक्ट उस पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी के अंदर पेड़ के नीचे हमारी आंट जेनिफर कुछ हंटर्स भी बनाती हैं, कुछ आदमी लोग खड़े हैं जो शेर का शिकार करने हैं। तो वो बता रही है कि शेर तो हमारे आंटी जेनिफर ने जो बनाए हैं ना, वो इतने फेयरलेस, इतने ज्यादा दिलेर हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, वो उन आदमियों से भी नहीं डरती है कि नहीं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेन। Here we can sense a contrast of behavior between tigers and ant। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक्चुअल में ना यहाँ कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है कि कैसे आंटी की हालत देखो और उनके टाइगर्स की हालत देखो। मैंने आपको जैसे बताया है, हमने अब ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में भी सीखा था कि बेटा कलाकार और कला क्या है। कला के जरिए कलाकार ना अपनी जिंदगी, अपने शौक, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब आप कोई गाना सुनोगे तो आप उसमें सुनोगे कि जो आर्टिस्ट है वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को उसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, है कि नहीं। तो यहां पर हमारी आर्टिस्ट है आंट जेनिफर, और वो टाइगर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। वो खुद तो फ्री नहीं है, वो एक शादी के बंधन में फंस गई है, लेकिन उनके टाइगर्स वहां पे बहुत ज्यादा फ्री हैं, है ना, वो बहुत ही ज्यादा निडर है। लेकिन हमारी आंटी जो है वो तो डरती है। तुमने सुना है टेलर स्विफ्ट के गाने, कितने बढ़िया बढ़िया गाने गाए टेलर स्विफ्ट। कोई है टेलर स्विफ्ट फैन यहाँ पर? तो वो तो एक्चुअल में अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री में देखें तो म्यूजिक तो अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है कि नहीं। उसमें बोलते हैं कि टेलर स्विफ्ट जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी, अपने 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 आप को एक्सप्रेस करती है अपनी म्यूजिक के थ्रू, उनके साथ जो भी हुआ। वैसे ही तो आर्ट और आर्टिस्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है कि कैसे उनकी खुद की स्थिति क्या है। वो डरपोक है, वो डरती हैं, उनका हस्बैंड उनको कंट्रोल करता है, वो एक नाखुश मैरिज में है, वो फंसी हुई है एक शादी में, है ना, जिसके अंदर उनको डर है, वो सहमी हुई है, वो आजाद नहीं है। लेकिन वो अपनी उन इच्छाओं को, अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर रही हैं अपने उस कला के जरिए। वो अपने टाइगर्स को उतना ही आजाद बना रही हैं जितनी ज्यादा वो क्या है, बंधी हुई हैं, जितनी ज्यादा वो डरी हुई हैं, उन्होंने अपने टाइगर्स को उतना ही निडर बनाया है। तो इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दो द टाइगर्स डिजाइन्ड बाय हर आर फियरलेस, हालांकि हमारी आंटी के द्वारा जो टाइगर्स डिजाइन किए गए हैं वो फियरलेस है, वो किसी से डरते नहीं हैं। बट शी herself is afraid of her husband, पर वो तो डरती हैं अपने पति से। Further the poet says that the tigers are proud and fearless। आगे बताते हैं कि हमारी एड्रियन रिच के जो टाइगर्स हैं, they are proud, they are fearless, किसी से नहीं डरते। Citizens of the forest, है ना, जंगल के रहने वाले, and they are very shiny and elegant। So ये बेसिकली आपकी समरी है चैप्टर की, है ना। एंड इसी समरी के साथ पोएट का नाम मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी ताकि तुम्हें लर्न ना करना पड़े, आपको क्लास के बीच में मेरे साथ लर्न हो जाए, ठीक है। सो पोएट का नाम है एड्रियन रिच। पोएम में जो थीम है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिज, मैरिड लाइफ जो एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है, और साथ ही साथ हमने उसकी समरी भी देखी है। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर आएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। आई होप सभी को यहां तक क्लियर है। वीडियो में साथ बने रहो, डाउट आए तो पूछते रहो, और गाइस बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना। पोएम जो है ना वो टेक्निकली सीधा सीधा सा क्वेश्चन नहीं आता है, घूम कर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दुनिया जहान का कहीं से भी उठा करके कोने में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर हमें इस पोएम की चैप्टर की नॉलेज है ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मांड के किसी भी कोने से, हम उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो अब हम आगे चलते हैं और पोएम की एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। आपकी फॉर योर ईज, आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मुश्किल शब्दों के मीनिंग्स भी लिखे हैं ताकि तुम लोग इजीली उसको समझ सको, पोएम आपके लिए समझना इजी हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, रेडी, ओके, चलो। सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green.
They do not fear the men beneath the tree. They space in sleek chivalric certainty. अब यहां पर बात हो रही है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है, अभी अभी हमने देखा आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो वो जो आपने देखा है ना घर में एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हम एक सर्कल सा, एक वुडन लकड़ी होती है, उसके अंदर कपड़ा फंसा करके उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। सो वही है, ठीक है। यहाँ पर ना वो पैनल है, वो उतना एरिया है जिसमें एम्ब्रॉयडरी कर रही है और वो उसके ऊपर टाइगर्स ड्रॉ कर रही है। टाइगर्स कैसे टाइगर्स? हरे जंगल, पीछे हरा भरा बैकग्राउंड है और उस जंगल में वो टाइगर्स घूम रहे हैं इधर से उधर, तो वो चीज वो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर कर रही है। तो अब उनके ना टाइगर्स को इस फर्स्ट स्टैंजा में डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि टाइगर्स कैसे हैं। सो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, दे आर prancing अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन वही पीस ऑफ क्लॉथ है, इतना सा, इतने में अगर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो ये हमारी स्क्रीन है। दे आर prancing, टाइगर्स जो है प्रांस कर रहे हैं। आपने देखा ना टाइगर कैसे ऐसे करके कूद कूद के चलता है, दौड़ता है। सो टाइगर की जो चाल है उसको बता रहे हैं कि वो टाइगर ना, आपको अगर आप वो कपड़ा देखोगे जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है तो आपको ऐसा फील होगा कि जो टाइगर्स है दे आर वॉकिंग अक्रॉस द स्क्रीन, कि वो यहां से चल करके वहां जा रहा है, ठीक है। तो prancing मीन्स वॉकिंग। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट टोपैज। अब यहां पर हम बता रहे हैं, अब देखो यहां पर ना कंपैरिजन भी है कि हम टाइगर्स को कंपेयर कर रहे हैं टोपैज से, जो कि एक पत्थर होता है ना, और वो ऐसा दिखता है बेटा, तो येलो ऑरेंजिश कलर का होता है, बड़ा ही ब्राइट सा। तो हम बता रहे हैं कि वो कैसे हैं टाइगर्स, वो ऐसे दिखते हैं, ब्राइट येलो कलर के हैं, है ना, और वो डेनिजन्स हैं। डेनिजन्स यानी कि रहने वाले, ये हिंदी में रहने वाले मैंने लिख दिया है, इनहेबिटेंट्स का मतलब ये होता है बेटा, तो वो रहने वाले हैं किस दुनिया के? हरी भरी दुनिया के, यानी कि वो जंगल के रहने वाले हैं। आ गया बेटा समझ में? आप लोगों को इतना क्लियर है? जल्दी से बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो यहाँ पर यही बात हो रही कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो चल रहे हैं स्क्रीन के इस पार से उस पार, वो बहुत ही ब्राइट येलो कलर के हैं और साथ ही साथ वो रहने वाले हैं उस हरे भरे प्रदेश के जो कि है जंगल। They do not fear the men beneath the tree. अब बता रहे हैं कि हमारे टाइगर्स जो हैं उन्हें किसी से डर नहीं लगता। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि देखो वहां पे एक पेड़ है, हमारी आंट जेनिफर ने जो एम्ब्रॉयडरी करी है उसमें पूरा जंगल का एक सिनेरियो है जिसमें पेड़ है, पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं, वो जो कि आप कह सकते हो कि वो शेर का शिकार करने आए। लेकिन क्या कभी शेर किसी से डरता है? क्या वो दुम दबा करके छुप जाता है, भाग जाता है? वो तो उतनी ही अपनी आप कह सकते हो उतनी ही अपनी शान में चलता रहता है, किसी से डरता नहीं है, चाहे फिर वो शिकार करने चाह रहा हो या फिर कोई उसका शिकार करने आया हो, है कि नहीं? तो उसी नेचर को यहाँ पर आप सभी रीडर्स के सामने निकाल करके रखा जा रहा है कि वो डरते नहीं है उन आदमियों से भी जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। दे पेस यानी कि वो चल रहे हैं उसी शिवलरिक यानी कि ब्रेव और बोल्ड मैनर, वो उसी बोल्ड मैनर में, उसी पूरे साहस के साथ, उसी ब्रेवरी के साथ वो इधर से उधर टहल रहे हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कोई उनका शिकार करने आया है या क्या है। दे आर फियरलेस, वो किसी से भी नहीं डरते। सो ये तो हमारी आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स की बात हुई। अब आगे बात हो रही है बच्चों हमारी आंट जेनिफर की। अब आगे जो पोएट है वो कहती हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहां पर हम बता रहे हैं कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उनके जो हाथ हैं, they are fluttering through her wool. फ्लटरिंग का मतलब होता है बेटा ऐसे हाथ हमारे कांपने लग जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कांपते हैं हाथ, तो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो वूल है, ठीक है। अब वो उसमें एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो उस कपड़े में से ऐसे सुई निकालनी होती है ना बाहर। अच्छा आइवरी क्या होता है? आइवरी आपने देखा है हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट के जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसे हम टस्क्स बोलते हैं, वो दिखने वाले दांत होते हैं ना, उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें अपन आइवरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो आइवरी नीडल हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई होती है, अब उस नीडल की मदद से वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। लेकिन आप समझो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पर उनके टाइगर्स वो इतने ज्यादा फियरलेस हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो पूरे साहस में इधर से उधर घूम रहे हैं, वो अपने एरिया के मालिक हैं। लेकिन वहीं पर हमारी आंट जेनिफर की क्या हालत है कि उनकी उंगलियां कांप रही हैं। वो जब बैठ करके एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो वो जब अपने कपड़े में से ऐसे सुई को पिरो रही है ना बाहर, तो उसको बाहर खींचते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं और वो क्या कर रही है? वो उस आइवरी नीडल को भी बाहर ना कपड़े में से ऐसे खींच नहीं पा रही, सुई को पिरो नहीं पा रही, समझ रहे हो? तो वो डर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा सहमी हुई है, उसकी हालत कैसी है, वो बहुत ज्यादा एक औरत के आपको बताई जा रही है। आंट जेनिफर का इस्तेमाल करके, है ना, उनकी छवि के माध्यम से वो आपको बता रहे हर एक औरत कि कैसे वो पीड़ित है अपनी शादी में।
है ना, वो उसकी उंगलियों पे वो इतना बड़ा भार है अंकल के सगाई की अंगूठी का, वेडिंग बैंड, है ना, हम अंगूठी पहनते हैं, तो वो अंगूठी क्या डिनोट कर रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां जो आती हैं शादी के साथ, जो एक औरत के ऊपर आ जाती है कि नहीं? तो वो बता रही है कि उनके ऊपर भार है और उस भार के तले वो औरत दबी जा रही है, जो कि अपने अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को वो दिखा रही है। वो अपने अपनी अपनी जितना भी अपनी, यार देखो एक लड़की है, जैसे एक आदमी के पास ड्रीम्स होते हैं खुद के, उसको फ्रीडम होती है ना, वैसे एक औरत के पास नहीं हो पाती है। लेकिन ड्रीम्स तो वो, सपने तो वो भी देखती है, बट वो इस शादी में दब गई है, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं? तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इतना दब गई है, इतना इतना ज्यादा सहम गई है कि वो अपना कोई काम भी नहीं कर पा रही है। उसके हाथ भी ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और वो शादी का बोझ है उस बेचारी के ऊपर, है कि नहीं? है ना, उनके हाथों में वो शादी का बोझ है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके तले वो दब गई और वो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही। अब इसके आगे हम देखते बेटा एक कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट किसका है? कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं आंट जेनिफर। पहला पैराग्राफ था जहां पे हमने टाइगर्स के बारे में बात करी, उनकी स्टेट, और वहीं पर हमने देखा कि आंट जेनिफर की स्थिति क्या है, वो डरी हुई है। अब हम दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. वो कह रहे लेकिन एक टाइम आएगा। अब आप देख रहे हो कलाकार मर जाता है लेकिन उसकी कला तो हमेशा जिंदा रहती है ना? मोनालिसा की पेंटिंग तो आज भी जिंदा है। अरे हमारी लता मंगेशकर की अगर बेशक डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी लता मंगेशकर के गाने तो शायद आज से सदियों बाद भी लोग सुन रहे होंगे बैठ करके। तो वही बात है कि हमारी आंटी जो है वो तो मर जाएंगी, है ना, और फिर भी कैसे स्केर्ड, हर टेरिफाइड, ये टेरिफाइड का मतलब होता है बेटा डरे हुए, हाथ जो है वो फिर भी क्या होंगे? स्टिल रिंग्ड, उन हाथों में फिर भी वो अंगूठी होगी, वो अंगूठी फिर भी उनके हाथों में होगी। एक दिन आएगा जब आंटी मर जाएंगी लेकिन फिर भी उनके हाथों में वो अंगूठियां होंगी जो उन्हें याद दिला रही होंगी उनकी शादी के उस बुरे अनुभव का। ऑडियल्स मीन्स बैड एक्सपीरियंसेस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने क्या करा था, जिनके कंट्रोल में वो थी, यानी कि वो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में कंट्रोल हो रही थी, उनको उनके ऊपर कोई हुक्म चलाता था, वो थे उनके हस्बैंड। सो बोल रहे कि बेशक ये औरत जो है ना एक दिन मर जाएगी लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाएगी, वो फ्री नहीं मरेगी, वो मरेगी किसमें? बंधन में ही मरेगी। वो अंगूठी उसके हाथ में फिर भी होगी और वो उसकी निशानी होगी, उस अंगूठी, वो जो अंगूठी है निशानी होगी इस बात की कि वो कितना बैड एक्सपीरियंस था, है ना, उसने जिंदगी भी ऐसे जी और वो मरी भी उसी बंधनों में, उन्हीं जिम्मेदारियों के तले। और फिर क्या हुआ? फिर भी वो जो उसके ऊपर वो जो जिम्मेदारियां थी, है ना, जो उसको कंट्रोल कर रही थी, वो वैसे ही मर गई। ठीक है, तो यहां पे वो आपको बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि वो तो मर जाएगी, वो तो उसी जिम्मेदारियों में मर जाएगी, वो तो अपनी ड्यूटी पूरे करते करते उसी बंधन में, है ना, कभी आजाद नहीं रह पाएगी। लेकिन फिर भी उसकी जो कला है, जो उसने अपनी इच्छाओं को, जो अपनी इच्छाओं को रूप दिया था टाइगर्स के थ्रू, कि वो आजाद रहे, वो फ्री रहे, वो डरे ना, उसके वही निडर टाइगर्स तब भी क्या कर रहे होंगे? तब भी वो पैनल में, जिस पैनल में उसने टाइगर को बनाया था, उसमें घूम रहे होंगे बहुत ही प्राउड, और फिर भी किसी से नहीं डरते होंगे। तो इस तरीके से वो इस पोएम के अंदर आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप समझ रहे हो कि यहां पर एक कला का भी इस्तेमाल हुआ है, कलाकार के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी इच्छाओं को एक आकार देता है ना, उस सपने को जी रहा है जो सपना शायद उसके लिए केवल सपना रह जाता, कभी साकार नहीं हो पाता। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि देखो एक औरत कितना ज्यादा मतलब होता है ना कि हम उसी जगह पे, हम उस स्थिति में पैदा हुए, हम चाहे चलो किसी भी स्थिति में पैदा हुए, हम उस स्थिति में गए, लेकिन एक बैड एक्सपीरियंस, एक बैड मैरिज जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप उसे मरते दम तक अपनी कब्र तक लेकर के जाते हो। आप उसी बैड एक्सपीरियंस में, चाहे आपका पति आपको, मतलब अलग अलग है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, कितनी सारी चीजें कि आप एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन हमें बोलना, हमारी आवाज कौन सुनता है भाई? कौन एक औरत पहले के टाइम में उठ करके बोल सकती थी कि मेरे को पीटा जाता है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूं? कोई नहीं बोल पाती थी। और वो यही कह रहे हैं कि वो बेचारी चुप्पी लेकर के, उस भार को लेकर के, उसके ऊपर हुक्म चल रहा था, वो मास्टर, वो कंट्रोल में थी, है ना, अपने हस्बैंड के, और वो उसी कंट्रोल में, उसी बोझ के तले, उसी भार के तले वो मर गई। लेकिन बस क्या जिंदा है? बस जिंदा है तो उसकी वो कला, जिंदा है तो वो उसके टाइगर्स, जो आज भी प्राउड है, जो आज भी अनअफ्रेड है। ये है आपकी पोएम, इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट येट इट हैज अ वेरी, बट येट नहीं बोलते वैसे, येट इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस। ठीक है गाइस, चलो तो इसी के साथ हम इसके एक बार जल्दी से क्या देख लेते हैं, हम जल्दी से इसके देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है,
ओके ओके, पोएटिक डिवाइसेस जो है हमने इसके बीच में ही बेटा हम लोग यहीं पर चेक कर लेते हैं. सो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा पोएम की स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है. प्रैंस, स्क्रीन, ये ए हुआ, ये बी हुआ, है ना. तो फिर यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा एक वर्ड नहीं है, ये हमारी पूरी लाइन है ना. एंड जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. तो ये आपका क्या है, ये आपका हुआ साउंड सबसे पहला ए, फिर उसके बाद हमने देखा ग्रीन, तो इसका भी हुआ ए, फिर हमने देखा दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, फिर उसके बाद हमने सुना शिवलरिक सर्टेनिटी, बी बी, ए बी बी. ठीक है. टोपैज जो है एक मेटाफर है. मेटाफर कैसे बेटा, मेटाफर ऐसे है कि वो टाइगर का कंपैरिजन टोपैज से हो रहा है. इस टाइप के अलग अलग जो है आपके यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. अब इसी के साथ हम आते हैं एमसीक्यूज पर. सो सबसे पहला एमसीक्यू आपके लिए है, स्क्रीन पर मैं हट जाती हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे. द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट. हमारी पोएट यानी कि एड्रियन रिच का क्या एटीट्यूड है हमारी आंट जेनिफर की तरफ. क्या वो उन्हें नफरत करती है, उनसे प्यार करती है, सिंपथाइज कर रही है, या कैजुअल एटीट्यूड है. जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इजी है हमारा आंसर यहाँ पे कि एटीट्यूड हमारे पोएट का आंट जेनिफर की तरफ कैसा है बेटा. शी इज सिंपथाइजिंग. सिंपथाइजिंग एटीट्यूड है, सिंपथी फील कर रही है वो, है कि नहीं. वो क्या फील कर रही है, वो सिंपथी फील कर रही है यहाँ पे. सो बहुत ही बढ़िया, मैं जानती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया होगा. सिंपथी आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव. ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो तुम दे सकते हो यार, जल्दी से बता दो. 12th में आ गए हम, और इतनी तो वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए एज एन इंग्लिश स्टूडेंट, इतना तो पता होना चाहिए. सो क्या है इसका आंसर, हाई, ह्यूज, मिनिमम, स्मॉल. हाई यानी ऊंचा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, मिनिमम मतलब कम से कम, स्मॉल मतलब छोटा. सो ये तो इजी है. कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर आने चाहिए. मैसिव का मतलब देखते सबसे पहले कौन बताएगा. मैसिव का मतलब है ह्यूज, ऑप्शन नंबर बी. अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, प्राउड एंड अनअफ्रेड. ये दो एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं. तुम्हें पता है ना CUET वगैरह में तुमको ग्रामर भी आने वाला है. तो अभी सिर्फ हम लोग क्लास 12th का तो कर ही रहे हैं, लेकिन CUET वगैरह में ग्रामर भी, तो ये एडजेक्टिव्स वगैरह पता होने चाहिए. ओके. सो ये किसके लिए इस्तेमाल करें. देखो प्राउड एंड अनअफ्रेड अंकल को थोड़ी बोल रहे हैं, ना ही सोसाइटी के आदमियों को बोल रहे हैं, ना ही टाइगर जंगल वाले टाइगरों को नहीं बोल रहे. हम बोल रहे हैं हमारी आंटी ने जो पैनल पे टाइगर बनाए थे वो ऐसे है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, शी वॉज मास्टर्ड बाय. शी कौन, हमारी आंट जेनिफर. उनको कौन मास्टर कर रहा था, उनको शी वॉज मास्टर्ड बाय. ये जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, इज अ रेफरेंस टू मेड टू. ये किसकी तरफ इशारा कर रही है. ये तो बहुत इजी है, बताओ. हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. वो, या फिर वो एक स्लेव थी, दास थी, उनके साथ उनका एक बहुत ही रूड मास्टर था, या फिर उनका टीचर जो है टॉट हर नथिंग. सो यहाँ पे मास्टर्ड बाय किस चीज की ओर इशारा कर रहा है, क्या रेफरेंस है. जल्दी से मैं स्क्रीन पे से हट जाती हूँ, आप लोग इसका आंसर करोगे. यार ये तो बहुत इजी है बच्चों, जल्दी से जवाब दो. वेरी वेल डन. हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज, ये इशारा कर रहे हैं उन मुसीबतें और उन दिक्कतों की ओर जो हमारी आंटी जेनिफर ने पूरी जिंदगी भर झेली, और मरने के बाद भी उसी बोझ के तले वो रह गई, उसी बंधन में मरी. क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, स्टिल रिंग्ड का मतलब क्या है. हमने बोला ना कि उनके हाथ जो थे वो फिर भी क्या थे, उसमें फिर भी वही जिम्मेदारियां बंधी हुई थी, वो दबाव, वो प्रेशर, वो बोझ, वो बंधन में वो फिर भी फंसी हुई थी मरने के बावजूद. सो ये तो इजी है, मैंने बता भी दिया इसका आंसर. अब तुम जल्दी से सिलेक्ट कर लो. ऑपरेशन विल कंटिन्यू, टू मेनी रिंग्स ऑन हर फिंगर्स, रिंग ऑफ द बेल, या क्वाइट एंड पीसफुल. सो स्टिल रिंग्ड का मतलब क्या है, ऑप्शन A B C D. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है. लेट्स सी. बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑपरेशन विल कंटिन्यू. कि उनका ऑपरेशन जो है, उन पर जो दबाव था वो तो मरने के बाद भी चलता गया, है ना. आखिरी टाइम तक वो बेचारी वैसे ही फंसी रही. चलो, सो इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते साथ ही साथ. ठीक है. 2009 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि है डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर. आंट जेनिफर के टाइगर्स कैसे हैं जो उन्होंने क्रिएट करे थे. जल्दी से आंसर करो बेटा इसका. तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला तो हमें पोएम से ही मिल जाएगा कि आंट जेनिफर के टाइगर पहली बात तो बहुत ही ब्राइट येलो ऑरेंज कलर के हैं, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं ब्राइट टोपैज के साथ, है कि नहीं. और वो डेनिजन्स हैं कहाँ के, रहने वाले हैं वो जंगल के.
और कैसे है, फियरलेस हैं, किसी से डरते नहीं हैं, वो आदमियों से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे हैं। सो दे आर फियरलेस। ये आपके ना कैसे कुछ कीवर्ड्स हैं बेटा, ये आंसर में लिखना ही लिखना है। आपका आंसर आपको क्या लगता है, आपका टीचर बैठ के सारे आंसर्स एक एक लाइन चेक करता है, वो कीवर्ड्स देखता है। अगर आपके एग्जामिनर को दिख गया अच्छा इसने ये टर्म्स यूज करें, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इस टर्म्स के इर्द गिर्द इसने पूरा सेंटेंस लिखा होगा, इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया होगा, इन्हीं टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना होता है कि नहीं? देखिए, है ना। सो दे आर फियरलेस एंड फेरोशियस and in sharp contrast to their creator Aunt Jennifer's nervousness and timidity। वो बता रहे हैं कि हमारे तो जो टाइगर हैं बहुत फियरलेस हैं, खूंखार, निडर हैं, और वो एकदम उल्टे हैं, एकदम उल्टे किससे, उनके क्रिएटर से जो कि आंट जेनिफर हैं, जो कि कैसी हैं, नर्वस है, घबराई हुई है, सहमी हुई औरत है। उससे एकदम विपरीत है हमारी आंट जेनिफर के टाइगर। वो कैसे हैं, गैलेंट, एकदम बहादुर, कॉन्फिडेंट, उन्हें तो डर भी नहीं लगता, है ना। हमने देखा ना, ये भी लिख सकते हो आप, उन्हें तो उन आदमियों से भी डर नहीं लगता। श्योर ऑफ देयर पर्पस एंड मूव अहेड, वो आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई भी दिक्कत आए उनके रास्ते में, बढ़ते रहते हैं ना, डर के मारे छुप तो नहीं जाते आदमियों को देखकर। सो आप उस पूरे आंसर में देखो, आंसर तो कोई भी लिखो, कीवर्ड्स तो होने चाहिए। सो आप इस तरीके से अपने आंसर को बेहतर बनाओगे, आंसर को पूरा और होलसम बनाओगे विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो जो मैंने मार्क किया इसको जरूर देखना बच्चे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिडंट आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल। अब मैंने क्या बताया, यही तो मैंने बताया ना, एक कला और एक कलाकार। कलाकार अपनी कला के माध्यम से उस चीज को पाने की कोशिश करता है जो शायद वो अपनी जिंदगी में नहीं पा सकता, या फिर वो अपने हालात को दर्शाने की, एक्सप्रेस करने की, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है अपनी कला के माध्यम से। 2009 में क्वेश्चन आया था, तो देखो कि आंट जेनिफर ने टाइगर्स को ही क्यों चूज किया, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टाइगर्स। आंट जेनिफर जितनी ही विपरीत है, सहमी हुई, घबराई हुई, डरी हुई है, उतने ही ज्यादा उनके टाइगर्स कैसे हैं, उतने ही ज्यादा उनके टाइगर्स जो हैं वो निडर हैं। और टाइगर अपने आप में प्रतीक क्या होता है, बहादुरी का, दिलेरी का, निडरता का, है ना। सो टाइगर्स जो है वो ताकत, वो स्प्लेंडर विच वॉज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, वो इन सब का प्रतीक है ना। वो अपने आप में बताते हैं कि हम लोग बहुत, दे आर वेरी ग्रैंड, है ना, उनके स्ट्राइप्स, उनका कलर। तो आप ये दिखा रहे, आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि हमारी आंट जेनिफर ने टाइगर का यूज ही इसलिए किया क्योंकि उनका नेचर जो था टाइगर का, स्ट्रेंथ है, स्प्लेंडर है, जो कि एकदम उल्टा है आंट जेनिफर की असली हालत से। आंट जेनिफर जो है वो कैसी है, वो दबे हुए, घबराए हुए, है ना, वैसे नेचर की है जो, और उनकी जो शादी का भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार है, जो यहाँ पर हम उनके वेडिंग बैंड से सिग्निफाई कर रहे हैं। वेडिंग बैंड का भार यानी कि शादी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उनका भार जो है वो उनके हाथों पे बहुत ज्यादा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उनकी इस, आप कह सकते हो, अंगूठी का भार हाथ पे बहुत ज्यादा है। इससे ना हमारे राइटर, हमारी पोएट एड्रियन रिच, पोएटेस, हमें ये बताना चाह रही है कि एक्चुअल में उनकी जिंदगी, मैरिड लाइफ जो है वो कितनी बेकार चल रही है, उसमें वो कितनी ज्यादा परेशान है आंट जेनिफर, है ना। सो वो जो बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है उनकी शादी के साथ, वो बैंड, वो वेडिंग बैंड उनके हाथों पे भारी है, ये सिग्निफाई करता है उस बैड एक्सपीरियंस को, उन दिक्कतों को जो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रही है। सो इसलिए वो टाइगर्स बनाती है, जो कि क्या है, जो कि होता है ना, मैं नहीं पा पाई तो मेरी कला में मैं अपनी कला को वो वहां तक पहुंचाऊंगी, है कि नहीं, है ना। सो यहां पर आप ये आंसर लिखोगे, दे आर स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, एकदम विपरीत है, टू द फ्रेल मीक एंड ओल्ड लेडी। फ्रेल मतलब नाजुक, सहमी हुई, दबी हुई उस बूढ़ी औरत से एकदम विपरीत है उनके टाइगर्स। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। And this question was actually asked in the year 2009, so you should obviously pay more attention to these kinds of questions. आ सकते हैं एग्जाम में। Okay, so let's move on to our next question, question number 3, and this question was asked in the year 2010. What will happen to Aunt Jennifer's tigers when she's dead? अब चाहे भाई हमारा कलाकार मर जाए, लेकिन उसकी कला तो जीती रहती है, और हमारे कलाकार की मृत्यु के बाद भी उसकी कला उतनी ही प्राउड और अनअफ्रेड होगी जितनी पहले थी। यही बताएंगे हम। Aunt Jennifer's tigers will survive even after she's dead. वो रहेंगे। She has created the tigers in a panel out of wool. जो वूल का पैनल था उसमें उन्होंने उसको क्या करा है, उनको बुना है, उनकी कढ़ाई करी है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, समझ रहे हो अभी जो मैंने आपको बताया बेटा, है ना, कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट जो है वो कैसे होते हैं, इमॉर्टल, कभी नहीं मरते, है ना। दे विल कंटिन्यू प्रांसिंग, वो जो टाइगर्स हैं वो वैसे ही
दौड़ रहे होंगे, वैसे ही चल रहे होंगे, उतने ही प्राउड, उतने ही फियरलेसली, है ना। दिस यहां से ना अब वो इसके माध्यम से क्या, शी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर डिजायर, अपनी इच्छा कि कितना ज्यादा शी वांटेड टू बी फ्री, बट वो नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपनी कला में वो दिखाया कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे टाइगर्स फ्री होंगे, है ना। उनकी डिजायर फ्रीडम की ओर, शी हैड क्रिएटेड द शिवलरस टाइगर्स, वो जो बहादुर टाइगर्स हैं उनको उन्होंने क्रिएट किया, जो कि उनके मरने के बाद भी उनका सपना पूरा कर रहे होंगे, जो शायद वो औरत नहीं पूरा कर पाई, है ना। सो उनकी लॉन्गिंग, उनकी इच्छा को जो है ना, विल रिमेन अनफुलफिल्ड, जो उनकी इच्छा थी वो तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनके टाइगर्स के थ्रू वो क्या है, वो अपने उस सपने को जी रही है, आप ये कह सकते हो। तो ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स, कैसे ये दो वर्ड्स जो हैं ये टाइगर्स की अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2011। सो देखो, डेनिजन्स का मतलब है इनहेबिटेंट, यानी कि रहने वाले। तो जो टाइगर्स हैं, दैट द टाइगर्स इनहेबिट अ ग्रीन वर्ल्ड, वो कहाँ रहते हैं, जंगल में, है ना, हरी भरी दुनिया में, जंगल में रहते हैं। दे लिव इन द फॉरेस्ट वेयर दे आर फ्री एंड कॉन्स्ट्रेंट्स फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, वो ऐसी दुनिया में, यहां पर हम आपको डेनिजन्स का मतलब है वो आपको बता रहे हैं कि कितने फ्री हैं वो, कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं, कोई उनको रोक करके नहीं रखता है, वो अपनी दुनिया के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहां अपने एरिया में रहते हैं वो वहां पर फ्री है। शिवलरिक का मतलब है दे आर ब्रेव एंड फियरलेस, वो डरते नहीं है, वो किसी से नहीं डरते, वो निडर है ना। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट द ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस आर द बेसिक नेचर ऑफ द टाइगर्स, हमें बेसिक नेचर पता चल रहा है, जो कि एकदम कॉन्ट्रास्ट में है आंट जेनिफर के साथ, वो तो ऐसी नहीं है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, जैसे कि मैंने बताया ये आपके 2011 में आया था, तो ये क्वेश्चन बेटा बार बार आ रहा है। एंड इसके ही हिसाब से मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया था आंट जेनिफर के बारे में, आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये तो कैरेक्टर्स है। थीम क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ दैट अ वुमन एक्सपीरियंसेस, लिखा किसने है, एड्रियन रिच ने। थीम भी पता है, राइटर भी पता है, कैरेक्टर्स कौन है, आंट जेनिफर और उनके टाइगर। और देखो उनके टाइगर्स का बार बार पूछा जा रहा है ना, बार बार आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, बता दो कैसे थे, क्या बनाया था, कैसे बनाया था, कैरेक्टर के बारे में आ रहा है। सो यही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो जरूरी है। अगर ये 3 चीजें, चैप्टर को मत रटो, कुछ मत करो, ये 3 चीजें अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर को लेकर के, इन 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी ना आते हुए क्वेश्चन को भी बेटा एस करके आओगे। और यही मुझे तुम्हें तैयार करना है कि तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ, कि अभी तो कोई रट्टा कर रहा है, कोई रट्टाफिकेशन में चल रहा है, कोई ये सब चल रहा है, तो वो ना करके ना आप आत्मनिर्भर बन जाओ, कि केवल ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन रट के जा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम कर सको। इतना आप लोगों को अपने ऊपर क्या करना है, भरोसा लेकर के आना है, और इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि 40 आउट ऑफ 40 ऐसे ही आएंगे हमारे। देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स एज ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, अभी जो मैंने बताया, दे आर फियरलेस, फेरोशियस, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर, वही आंसर पूरा लिखा है बेटा। आप बस इसमें थोड़े से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने आंसर को और होलसम बनाने के लिए, बट आंसर बनता है कीवर्ड से, उसको बस याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आता है एंड पे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प मिली होगी आपके एग्जाम्स में। एग्जाम्स पास हैं, पर उतना ही ज्यादा जोर से, उतने ही मतलब होता है ना कि उतने ही ज्यादा जोर से, उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जाम्स जो हैं वो जितना पास आते जाए, हमारी तैयारी उतनी ही बेहतर होनी चाहिए। सो हमारी जो है पोइट्री पूरी यहाँ पे टर्म 2 का सिलेबस के हिसाब से पोइट्री हमारी कंप्लीट है। अगली क्लास में लेकर के आऊंगी राइटिंग सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम राइटिंग सेक्शन को भी हमारा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास केवल हमारे बचेंगे क्या, फ्लेमिंगो बुक की और विस्तास बुक के कुछ प्रोसेस बचेंगे, उसको भी जल्दी कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे हमारे असली रूप में, जहां पर हम मैराथन्स करेंगे और जहां पे हम 1 शॉट में सारी चीजों को बढ़िया तरीके से 12 मई तक कंप्लीट करके अपने एग्जाम का टारगेट जो है उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। साथ ही साथ इसका घर पे भी रिवीजन करना है, रिवीजन चलते रहना चाहिए। मैंने आपकी बहुत हेल्प कर दी है ना, 90% मैंने बताया था ना मेरी तरफ से, इट इज डन, एंड 10% है आपकी सेल्फ स्टडी। इसी के साथ मिलकर के 100 बनेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।